हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अब अभी तो फुल ऑन प्रीलिम्स मोड चल रहा है, फिर ये GS2 कहाँ से आया? अगर ये डाउट आ रहा है तो इन द लास्ट वीडियो वी स्पोक अबाउट द ओवरऑल यूपीएससी प्लान एंड द टाइमलाइन क्या होनी चाहिए एंड टू व्हाट एक्सटेंट अवर रिजल्ट कैन बी प्लान्ड। ये टारगेट भी उसी का पार्ट है, तो अगर नहीं देखी तो स्टार्ट देयर बिकॉज एफर्ट विल नॉट लीड टू आउटपुट इफ प्लानिंग इज़ नॉट राइट। अगर थोड़ा ब्रीफली बताऊँ तो प्रीलिम्स मार्च से स्टार्ट करेंगे क्योंकि दैट इज़ द मोस्ट ऑप्टिमल टाइम। तो अभी एटलीस्ट 1 GS करने का टाइम तो है ही, एंड अगर क्विकली करेंगे तो 2 विद ऑप्शनल करने का टाइम है। तो बेसिकली टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो भी ये कोचिंग इंड्यूस्ड फियर है प्रीलिम्स का, एंड इसको अच्छे से मेंस के लिए भी यूटिलाइज करना है। सो वी आर स्टार्टिंग विद GS2। आर्ग्यूएबली इट इज़ द मोस्ट अंडररेटेड पेपर ऑफ मेंस। ऑफन एथिक्स को लाइमलाइट मिल जाती है क्योंकि लोगों को लगता है 140 प्लस नंबर आ रहे हैं तो पूरा ध्यान इसी में लगा देते हैं, बट वो ये भूल जाते हैं कि GS2 में भी 130-135 नंबर आते हैं। एंड देन बस लक्ष्मीकांत से इक्वेट करके GS2 को भूल जाएंगे एंड एंड अप विद द एवरेज मार्क्स। एंड इसीलिए इट ऑफन बिकम्स द रैंक सेपरेटर। एवरेज बच्चे को अराउंड 100 के अराउंड नंबर आएंगे, एंड टॉपर 125-130 नंबर ला के यही जो 20-25 मार्क्स का गैप है, ये या तो तुमको लिस्ट से बाहर निकाल देगा या फिर एक रैंकर बना देगा। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक इन डिटेल अबाउट द कॉम्प्रेंसिव स्ट्रेटजी। सिलेबस का एनालिसिस करेंगे, PYQs देखेंगे, सोर्सेज क्या फॉलो करने चाहिए, वैल्यू एडिशन आंसर में क्या क्या होना चाहिए, कैसे नंबर आएंगे, वो सारा अच्छे से देखेंगे। डिफरेंट सेक्शन के क्या अप्रोचेस होनी चाहिए, वो सब चीज़ें देखेंगे। तो सिलेबस से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं सिलेबस एंड PYQ को एनालाइज कैसे करना उसकी मेथड बताऊंगा। हर एक पॉइंट को डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि रिडंडेंट हो जाएगा, फिर वो कुछ पॉइंट्स लेके करना कैसे एनालिसिस खुद से वो सीखते हैं। अब देखो, सिलेबस ऑलरेडी 4 मेजर पार्ट में डिवाइडेड तो है ही। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। इसके बाद ना जो इंडिविजुअल पॉइंट्स उनको ऐसे डिवाइड करना है, जो साइड में कोड्स देख रहे होगे तुम लोग अपने हिसाब से। जैसे मैंने कैसे डिवाइड किया है, सबसे पहले कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विद अदर कंट्रीज़। अब इसको मैंने सबसे पहले इसलिए लिखा है क्योंकि इसका ओवर आर्चिंग इन्फ्लुएंस है बाकी सारे टॉपिक में। जैसे हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो भी उसका कंपैरिजन आएगा, एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे तो भी उसमें कंपैरिजन आएगा, इवोल्यूशन या फीचर्स पढ़ेंगे उसमें भी कंपैरिजन आएगा, इसलिए। देन दिस द फर्स्ट पॉइंट, जिसमें मेजर फीचर्स हो गए, अमेंडमेंट्स हो गए, अपना बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, इस टाइप से डिवाइड किया है। इस टाइप से अपने हिसाब से डिवाइड करना है ताकि हम PYQ को एनालाइज कर पाएँ बेस्ड ऑन ये जो टॉपिक्स हैं। अब इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो हमको ये पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर टॉपिक में किस टाइप के PYQs आ रहे हैं, एंड सेकेंड ट्रेंड क्या है उनका। तो इससे हम थोड़ा थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि 2026 में किस टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए। वो मैं 2-4 टॉपिक के लिए बताऊंगा भी, उसके हिसाब से बाकी सारे टॉपिक का भी खुद से करना है। जैसे देखो, पहला टॉपिक लेते हैं, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, एंड सेकेंड पार्ट मैंने डिवाइड किया अमेंडमेंट्स एंड बेसिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट। अब इसमें हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स के अगर देखोगे तो PYQ नहीं आते हैं, एंड इवोल्यूशन एंड फीचर्स वाला जो पार्ट है इससे मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। मोरालिटी अप्लाइड टू अ सर्टेन फीचर, कि एक कोई फीचर दे दिया, इसमें बेसिकली क्या मोरालिटी है, एंड उससे रिलेटेड डायमेंशंस एंड बाकी चीज़ें। एंड सेकेंड जो पार्ट है, दिस बेसिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट एंड सिग्निफिकेंट प्रोविजंस वाला पार्ट, इसमें यूजुअली 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सिंपली वो अमेंडमेंट जो 368 आर्टिकल है उससे रिलेटेड पूछ लेगा, या बेसिक स्ट्रक्चर के का सिग्निफिकेंस क्या उसका पूछ लेगा, या फिर अब सिग्निफिकेंट प्रोविजंस किस टाइप की चीज़ें होती है, फंडामेंटल राइट्स हो गया, DPSP हो गया, मे बी अपना इलेक्शन सिस्टम हो गया, इस टाइप की चीज़ें। तो इसमें यूजुअली जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट ले लेगा वो, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 14 ले लिया, 19 ले लिया, 21 ले लिया, प्लस कोई रीसेंट करंट का अगर कोई एक्ट आया है या फिर कोई अमेंडमेंट आया है जो उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। एंड 2026 में भी अगर ट्रेंड देखोगे तो काफ़ी हाई चांसेस है कि इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू आर्टिकल 19, एंड अगर कोई करंट का कोई एक्ट या फिर अमेंडमेंट है तो उनको कंबाइन करके आएगा। अब जैसे अगर ये सेकंड वाला टॉपिक देखें अपन, तो ये है मोस्टली फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड, एंड उसमें भी ज़्यादा फोकस रहता है लोकल लेवल्स पे। अब देखो इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं।
फेडरल स्ट्रक्चर में जो क्वेश्चन आते हैं वो यूजुअली आते हैं इमरजेंसी से रिलेटेड, जैसे एंड इमरजेंसी में भी प्रेसिडेंशियल रूल एंड द फाइनेंशियल फेडरलिज्म से रिलेटेड वाला जो पार्ट है उससे क्वेश्चन आते हैं। देन लोकल लेवल्स का क्वेश्चन आता है, अपना पंचायती राज सिस्टम हो गया, म्यूनसिपैलिटीज़ हो गई, इनके फंड्स फंक्शन फंक्शनरीज से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उस टाइप की चीज़ें आती है। एंड ये भी काफ़ी फ्रिक्वेंट है, एंड 2026 में भी काफ़ी चांस है कि इससे क्वेश्चन आएगा। अब अगर देखो पार्लियामेंट वाले टॉपिक से अगर देखें तो इसमें यूजुअली क्वेश्चन आता है पार्लियामेंट की एफिशिएंसी के ऊपर। अब एफिशिएंसी ना काफ़ी सारी चीज़ों से रिलेटेड होती है। पहले तो पार्लियामेंट के स्टेक होल्डर्स क्या क्या हैं। एक इंडिविजुअल एमपी होता है अपना, फिर लेट से स्पीकर होता है, देन मिनिस्टर्स होते हैं, इनका रोल या इनका सिग्निफिकेंस क्या है, या इनमें इश्यूज़ क्या आ रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें हो गई। देन सेकंड होता है कि जो कंडक्ट होता है पार्लियामेंट का, जैसे पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का क्वेश्चन काफ़ी फ्रिक्वेंट है कि कैसे वो इफ़ेक्टिव बनाती है अपने लेजिस्लेटिव सिस्टम को, एंड क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है या फिर क्या इश्यूज़ आ रहे हैं उनमें, कैसे उनकी इफेक्टिवनेस कम हो रही है, इस टाइप की चीज़ें। एंड ये जो पीवाईक्यू का लिंकेज करना है ना टॉपिक सिलेबस टॉपिक से, ये खुद से करना बेटर होता है, इसलिए क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, हो सकता है किसी और पीडीएफ देख लोगे तुम किसी और कोचिंग की तो कहीं और कैटेगराइज कर रखे हैं, किसी और टॉपिक के अंदर क्लासीफाई कर रखा है, बट हो सकता है कि हम लोग उस टॉपिक को किसी और सिलेबस पॉइंट के अंदर पढ़ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो सेपरेशन ऑफ पावर वाला टॉपिक है, कुछ क्वेश्चन हो सकता है इसमें क्लासीफाई किए हों, बट हो सकता है हम सेम चीज़ पार्लियामेंट के अंदर पढ़ रहे हों, या हो सकता है हम वो चीज़ जुडिशरी के अंदर पढ़ रहे हों। तो हमारे कंटेंट के अकॉर्डिंग प्लस हमने जैसे पढ़ा हुआ है, जैसे स्ट्रक्चर किया है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो हमको बेटर एनालिसिस हो पाएगा और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि किस टॉपिक से कैसे कितना पढ़ना है हमको। अ, अब अपन गवर्नेंस का देखते हैं कुछ। अच्छा, एंड अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी वाला जो पार्ट है ये अराउंड 125 नंबर का आता है, बेसिकली आधा पेपर पॉलिटी का ही आता है, तो इसलिए इसको टाइम भी ज़्यादा देना है। बट अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी चीज़ें इग्नोर कर देनी, क्योंकि बाकी ऑफ वो भी है। आईआर के तो फिक्स्ड है, 4 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के, 2 10 मार्कर 2 15 मार्कर। देन बचा हुआ गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस आता है। देन गवर्नेंस में पहला टॉपिक अपना ये हो गया कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इंटरवेंशंस क्या हैं, डिफरेंट जो सेक्टर्स होते हैं डेवलपमेंट के, फॉर एग्जांपल सोशल सेक्टर हो गया, या फिर इकनॉमी हो गई, या फिर हेल्थ सेक्टर हो गया, इस टाइप की चीज़ों में। एंड बेसिकली मेन ये है कि उनके इश्यूज़ क्या हैं उनके डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन में। जैसे क्वेश्चन था, अम, हाँ, सोशल सर्विसेज स्कीम्स आर इनहेरेंटली डिस्क्रिमिनेटरी इन डिज़ाइन, समथिंग लाइक दैट, तो वो इस टॉपिक का क्वेश्चन होगा। देन लैक ऑफ लोकल लेवल इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिसी डिज़ाइनिंग, ये एक इशू हो गया इस चीज़ का, ये भी क्वेश्चन आया था पीवाईक्यू में। देन सेकेंड पॉइंट बेसिकली कोलैबोरेटिव एस्पेक्ट को दिखा रहा है डेवलपमेंट प्रोसेस के। फर्स्ट पॉइंट में सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ थी, सेकेंड में बाकी स्टेक होल्डर्स भी आएंगे, एनजीओज हो गया, एसएचजीज हो गया, डोनर्स हो गई, अदर में अपना कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी हो सकता है, इसका पीवाईक्यू भी आया था। देन सीएसआर भी हो सकता है, जो प्राइवेट कंपनीज डोनेट करती है। तो बेसिकली कॉपरेशन दिखाना है हमको, दैट गवर्नमेंट अलोन इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर गवर्नेंस, वी नीड अदर स्टेक होल्डर्स ऑल्सो। देन थर्ड टॉपिक है, ये मोस्टली एथिक्स से रिलेट होता है, वहाँ भी हम काफ़ी चीज़ें पढ़ते हैं इसकी, तो वो नोट्स भी रिफ़र करने हैं साथ में। एंड इसमें मोस्टली क्वेश्चन आता है या तो ई गवर्नेंस से रिलेटेड आएगा, उसके एप्लीकेशन इश्यूज़ क्या हैं या फिर सिग्निफिकेंस क्या है, देन सम अकाउंटेबिलिटी या ट्रांसपेरेंसी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। इसका एक क्वेश्चन ई गवर्नेंस का लास्ट ईयर काफ़ी डिफ़िकल्ट आया था, वो नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। एंड देन दिस रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी, ये भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा टॉपिक है। सिविल सर्विस के क्या रिफॉर्म्स नीडेड है या फिर क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, प्रेजेंट सिविल सर्विसेज के एटीट्यूड में क्या इशू है, या फिर उनके इन्फोर्समेंट या इम्प्लीमेंटेशन में क्या इशू है, इस टाइप की चीज़ें, या फिर लेट्स से पब्लिक से कनेक्ट कितना बेटर होना हो सकता है, ये सारी चीज़ें। देन आता है सोशल जस्टिस अपना। अब सोशल जस्टिस में दो टाइप की चीज़ें हैं,
एक तो ये है कि वल्नरेबल सेक्शंस हैं, इनके क्या इश्यूज़ हैं एंड स्कीम्स क्या हैं इनको एलिवेट करने के लिए, इनकी प्रॉब्लम्स, स्कीम्स प्लस बाकी चीज़ें भी, इंस्टीट्यूशंस हो गए, बॉडीज़ हो गई। एंड सेकंड टाइप है सोशल सेक्टर्स में क्या इश्यूज़ हैं, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गई, ह्यूमन रिसोर्स हो गया। पहला टॉपिक सेक्शन से रिलेटेड था, सेकंड ही सोशल सेक्टर्स से रिलेटेड है। तो पहले में अगेन उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वुमेन का क्वेश्चन आ जाएगा, ट्रांसजेंडर का आ सकता है, पीडब्ल्यूडी का काफ़ी बार आ चुका है। देन सोशल सेक्टर में अगेन ह्यूमन रिसोर्स कैसे इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन डेवलप ओवरऑल डेवलपमेंट को। देन पुअर्टी एंड हंगर पे क्वेश्चन आता है, इस टाइप की चीज़ें। इसके बाद आता है इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ टॉपिक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड से हैं जिनमें डिसेंट क्वेश्चन आते हैं जो उनको प्रिपेयर किया जा सकता है, बट कुछ डिफ़िकल्ट भी आते हैं। जैसे इंडियन डायस्पोरा क्वेश्चन है, ये जब भी रिपीट होता है, ऑल्दो अलग अलग रीजन्स के लिए क्वेश्चन आता है, बट एक ब्रॉड थीम एंड फ्रेमवर्क ऑलमोस्ट सेम रहता है, तो लिखा जा सकता है। बट यहीं अगर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो हर बार ये काफ़ी डिफिकल्ट से क्वेश्चंस भी पूछ लेता है। जैसे यूएनएससी की काउंटर टेररिज्म काउंसिल जो है, उसका मैंडेट या उसके रिफॉर्म्स या उसमें इश्यूज़ क्या हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आया था। अभी काफ़ी स्पेसिफिक हो जाता है, तो ये मुश्किल है करना। देन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये वाला पार्ट है, जो बायलैटरल रिलेशन वाला है। जो नेबरहुड के रिलेशन है ये भी ऑलमोस्ट बायलैटरल टाइप के ही होते हैं, क्योंकि या तो चाइना से पूछेगा, चाइना इज़ ऑल्सो अ डेवलपिंग कंट्री, तो इसका पार्ट भी हो जाएगा वो। देन श्रीलंका क्राइसिस थी, उसका क्वेश्चन पूछा था। देन मालदीव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, बट मालदीव्स को हम एज अ ग्लोबल सिग्निफिकेंस के लिए भी देख सकते हैं। तो अगर ट्रेंड की बात करें तो थर्ड टॉपिक में यूजुअली यूपीएससी ने या तो यूएस से पूछा है, चाइना से पूछा है, यूरोप से पूछा है, इस टाइप की चीज़ें पूछता है। एंड बायलैटरल में यूजुअली एक तरफ एशिया से रिलेटेड पूछता है। अब एशिया में कभी साउथ ईस्ट एशिया पूछ लेगा, कभी वेस्ट एशिया पूछ लेगा, कभी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स पूछ लेगा, एंड इसके साथ में अफ्रीका पूछ लेता है। देन अदर ग्रुपिंग्स लाइक अपना I2U2 हो गया, क्वाड हो गया, इस टाइप की चीज़ें। एंड इंस्टीट्यूशंस में तो वही मोस्टली उसने यूएन के जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में पूछा है, या फिर WHO हो गया, इस टाइप की चीज़ें, बट ये प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है। तो यहाँ अपना सिलेबस ख़त्म होता है। अब अगर मैं थोड़ा ब्रॉडली बताऊँ कि नंबर आएंगे कैसे, ओवरऑल स्ट्रेटजी में करना क्या है, पहले समझते हैं डिमांड क्या है, देन इश्यूज़ क्या हैं वो समझेंगे। अब पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमको याद रखनी है वो ये है कि हमारे आंसर काफ़ी टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर होने चाहिए। इसलिए क्योंकि GS2 जो पेपर है वो काफ़ी ऑब्जेक्टिव फील्ड है। हमको लगता होगा कि नहीं सब्जेक्टिव है, लॉस तो कैसे भी इंटरप्रेट किए जा सकते हैं, बट वो इंटरप्रिटेशन एक जज या सुप्रीम कोर्ट जज का काम है, हमारा काम नहीं है। हमारे लिए इट इज़ क्वाइट एन ऑब्जेक्टिव फील्ड। तो हमारा आंसर काफ़ी टेक्निकल होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का होना चाहिए। सेकंड जो हमारे आंसर्स में होनी चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉजिक होना चाहिए। एक जनरलाइज्ड आंसर नहीं लिखना है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉजिक का मतलब होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी या जो प्रिंसिपल्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, प्रिंसिपल्स कैसे हो सकते हैं, जैसे सेपरेशन ऑफ पावर एक प्रिंसिपल है, चेक्स एंड बैलेंसेस प्रिंसिपल है, इस टाइप की चीज़ें। देन रूल ऑफ लॉ अपहोल्ड होना चाहिए एंड इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग होनी चाहिए। हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो वो इंडिविजुअलिस्टिक नेचर की नहीं होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल। लेट्स से पार्लियामेंट इज़ एन इंस्टीट्यूशन फॉर लॉ मेकिंग, देन ब्यूरोक्रेसी इज़ एन इंस्टीट्यूशन, देन हमारे विजिलेंस एजेंसीज जो होती है, इस टाइप की चीज़ें, इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग रखनी है हमको। देन बैलेंस होना चाहिए हमारे आंसर में। बैलेंस कैसे आएगा, एक तो जो भी हम लिखेंगे फैक्ट बेस्ड होना चाहिए एंड वेल रिसर्च ओपिनियन होना चाहिए। खुद का कुछ भी लग रहा है वो यूजुअली नहीं लिखते हैं, कोई थिंकर का हो गया या फिर जो वेल एस्टेब्लिश्ड चीज़ें हैं उस टाइप की चीज़ें लिखनी है। एक लास्ट चीज़ है कि लॉट्स ऑफ वैल्यूडेशन चाहिए। अब काफ़ी लोग बोलेंगे हो सकता है कि नहीं इतने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत लिख के भी नंबर आ जाते हैं, बट इशू ये है कि GS2 का कंटेंट बहुत सारा है मार्केट में एंड लोग पढ़ते भी काफ़ी हैं, तो सब लोग बहुत सारा वैल्यूडेशन लिखते हैं। तो अगर हम नहीं लिखेंगे तो हमारा आंसर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम लगेगा।
इसलिए हमको लिखना पड़ेगा वैल्यू एडिशन बहुत सारा। अच्छा, अब इश्यूज़ क्या हैं? इश्यूज़ पहला यही कि सीमिंगली ईजी लगता है। देखो, GS2 वही लगता है कि पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ के हो जाएगा, तो ज़्यादा ध्यान देते नहीं है, इसलिए काफ़ी मिसअंडरस्टूड टॉप पेपर है ये वाला। देन वही कि सिर्फ पॉलिटी पढ़ के चले जाएंगे, बट अभी हमने देखा कि पॉलिटी तो 50% ही है। नो डाउट 50% है, काफ़ी सिग्निफिकेंट है, बट 50% ही है, बाकी 50% है दूसरी चीज़ें, तो वो भी पढ़नी पड़ेगी हमको। एंड पढ़नी भी पड़ेगी, प्लस वो डिफ़िकल्ट भी है, इसलिए नंबर भी नहीं आते हैं। अगेन वही, पहले तो सिर्फ पॉलिटी पढ़ेंगे, उसके लिए भी पॉलिटी भी सिर्फ लक्ष्मीकांत से पढ़ेंगे, जो कि एनीवे इनफ नहीं है। दूसरा एक इशू है कि जो प्रेजेंट ईयर्स में होने लगा है कि काफ़ी एनालिटिकल क्वेश्चन आने लगे हैं। अब ये मैं दिखाता हूँ। ये सारे 2025 के क्वेश्चन हैं। 4 लिखे हैं, 2-3 और होंगे, अराउंड 6-7 होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, करप्ट प्रैक्टिसेस के बारे में पूछा है रोपा के अंदर 1951 वाले में। पहली चीज़ तो ये कि यही काफ़ी टेक्निकल हो गया है, एकदम डिटेल में एक एक्ट के प्रोविज़न पूछे हुए हैं। बट यहाँ क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उसके बाद एनालाइज भी करना है वेदर, कुछ एक्स बोला है इसने, डज एक्स कॉन्स्टिट्यूट वाई अंडर दिस करप्ट प्रैक्टिसेस। इतना ज़्यादा एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा है। डज द इंक्रीज इन एसेट्स ऑफ लेजिस्लेटर्स डिसप्रपोर्शनेट टू देयर नोन सोर्सेज वुड कॉन्स्टिट्यूट अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड कॉन्सिक्वेंटली अ करप्ट प्रैक्टिसेस। अब कितना ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोशल कैपिटल कॉम्प्लीमेंट्स एडवांसिंग एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्विटी। अब ये कोई जेंडर इक्विटी का क्वेश्चन नहीं है, एम्पावरमेंट का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है एडवांसिंग का। वुमेन सोशल कैपिटल कैसे एडवांस कर रहा है इस चीज़ को। अब पहले तो वुमेन्स का सोशल कैपिटल क्या है यही समझना मुश्किल है, कीवर्ड ही समझना मुश्किल है, और उसके बाद हमको इससे कनेक्ट करना है कि इससे ये एम्पावर हो कैसे रहा है। देन ई गवर्नेंस का क्वेश्चन है जो मैं लास्ट टाइम बोल रहा था, built in bias towards technology and backend integration, then user centric design। अब ये अगेन क्वेश्चन समझना भी मुश्किल है कि बिल्ट इन बायस का मतलब क्या है, एंड है तो क्या ये अच्छा है, खराब है या नहीं, ये काफ़ी एनालिसिस लगेगा इसमें भी। देन ये क्वेश्चन, इनइक्वलिटी इन द ओनरशिप पैटर्न ऑफ रिसोर्सेज इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी। अब यही काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। फिर ये भी नहीं पूछ रहा है कि लैक ऑफ रिसोर्सेज अ कॉज ऑफ पॉवर्टी, लैक ऑफ रिसोर्स तो नहीं है। ओनरशिप पैटर्न क्या है उन रिसोर्सेज का, वो है, तो काफ़ी एनालिसिस लगेगा। अगेन डिफिकल्ट हो गया क्वेश्चन। तो बेसिकली वही है, एनालिटिकल ज़्यादा हो रहे हैं। अब ये 4 क्वेश्चन दिखाए, 2-3 और मिला के 6-7 क्वेश्चन है, तो बेसिकली 35% पेपर अगर डिफिकल्ट आ रहा है तो उनको नहीं अगर करेंगे तो 125 प्लस नंबर तो नहीं आएंगे, 100 नो डाउट आ जाएंगे, वही एवरेज लोगों के आते हैं। बट अगर ये चाहिए तो अच्छे से इसको समझना पड़ेगा। लास्ट वही डिमांड ऑफ क्वेश्चन, अभी जैसे हमने देखा कि मुश्किल होती है डिमांड ऑफ क्वेश्चन समझना। तो अब करना क्या है हमको, 2 ही चीज़ें हैं, कंटेंट बढ़िया प्रिपेयर करना है एंड आंसर राइटिंग करनी है। कंटेंट के सोर्सेज देखेंगे अभी हम। कंटेंट होना कैसे चाहिए, पहला तो होलिस्टिक होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो, प्लस थोड़ा एनालिटिकल एनालिटिकल कवरेज चाहिए। अब यहाँ इसीलिए लक्ष्मीकांत सिर्फ काम नहीं करेगी क्योंकि उतना ज़्यादा एनालिटिकल चीज़ नहीं देती है हमको वो, और इन सब से हम डिमांड सीखेंगे अच्छे से क्या होती है, देन स्ट्रक्चर करना सीखेंगे, और बाकी वैल्यू एडिशन सीखेंगे, वो भी इनसे हो जाएगा। तो बनाते हैं रिसोर्सेज क्या होने चाहिए। तो पॉलिटी में अगर देखें तो प्रेजेंटली बेस्ट रिसोर्स जो मुझे लगता है वो है आतिश माथुर सर के, जो मेंस मैग्ना कार्टा वाला नोट्स हैं, मेंस मैग्ना कार्टा, ये इनके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एंड जो इसके वीडियोस भी हैं इसकी, वो आई थिंक या तो यूट्यूब पे मिलेगी या फिर सर की जो वेबसाइट है उस पर फ्री में मिल जाएगी। ये बेस्ट रिसोर्स है, इसके अलावा और कुछ फॉलो करने की ज़रूरत है नहीं। बट इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग क्योंकि सर यूजुअली वो चीज़ें पढ़ाते हैं जिनका बहुत ज़्यादा चांस है एग्ज़ाम में आने का, तो इसमें हम थोड़ी चीज़ें ऐड करेंगे। वो ऐड करेंगे हम एन सी आर टी से, डी डी बासु से। यहाँ डी डी बासु की जगह लक्ष्मीकांत भी कर सकते हो, बट मुझे पर्सनली थोड़ी पसंद नहीं है वो। डी डी बासु में थोड़ा ज़्यादा एनालिटिकल नेचर होता है, एंड थोड़ा बेटर वे में एक्सप्लेन की हुई होती है चीज़ें, इसलिए। बट ये पूरी नहीं पढ़नी है। जैसे इनसे हम क्या देखेंगे, फेडरलिज्म वाला कुछ चैप्टर हो गया जिसके कुछ एनालिटिकल पॉइंट्स हमको देखने वो देख सकते हैं। फिर हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसॉफी है वो वाला पार्ट देख सकते हैं।
इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं वो वाला पार्ट देख सकते हैं। इस टाइप की चीज़ें देखेंगे, पूरा एंड टू एंड नहीं पढ़ना है। अच्छा, इसके साथ ना इनसे कुछ बढ़िया से फ्रेजेस भी मिलेंगे, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक्स हैं, तो इनमें कुछ अच्छे अच्छे फ्रेजेस मिलेंगे जो हम सीधे सीधे आंसर में यूज़ कर पाएंगे, इंट्रो में यूज़ कर सकते हैं, कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हैं। तो उन सब पर ध्यान रखना है अच्छे से। देन गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस देखें, इनमें बेस्ट रिसोर्स है अंडरस्टैंड यूपीएससी की जो बुकलेट है, ब्लू बुक बोलते हैं। आई थिंक ORN में शायद फिजिकल कॉपी भी अवेलेबल थी, बट तो देख लेना कहीं से मिल जाए तो। ये बेस्ट रिसोर्स है, बट इनकेस अगर ये नहीं मिलता है देन बाकी ओनली IAS है, इसके फ्री में मिल जाएगा तुमको। विजन के वैल्यूएडिशन मटेरियल मिल जाएगा, या फिर सारथी IAS ने भी शायद डाला हुआ है इस बार के लिए, तो इनमें से कुछ भी देख सकते हो। सेम IR के लिए भी एग्जैक्ट सेम रिसोर्सेस हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस इज अंडरस्टैंड यूपीएससी वाला देखो, या फिर सेकंड, इन तीनों में से कोई भी एक देख लो। गवर्नेंस में थोड़ा सा ऐड भी करेंगे हम, जैसे एथिक्स से चीज़ें ऐड करेंगे, जो थर्ड टॉपिक मैंने बताया था, गवर्नेंस वाला, अकाउंटेबिलिटी वाला, ट्रांसपेरेंसी वाला, उसमें एथिक्स वाले जो नोट्स होंगे वहाँ से पॉइंट्स ऐड करेंगे। प्लस डायग्राम्स इन फ्लो चार्ट्स ऐड करने हैं हमको अच्छे से। IR में सिर्फ नोट्स पढ़ना है, बाकी चीज़ें हमारी आंसर राइटिंग साइड होगी, अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब पॉलिटी में मैंने मल्टीपल सोर्सेज बताए जो यूज़ करने हैं, बट गवर्नेंस एंड IR में सिर्फ एक एक सोर्स ही करना है। इसलिए नहीं कि उनमें ज़रूरत नहीं है ज़्यादा की, बट इसलिए कि वो चीज़ें मॉडल आंसर से होंगी। एक नया सोर्स पढ़ के उनमें इतना बढ़िया वैल्यूडेशन नहीं हो पाएगा जितना मॉडल आंसर से होगा। बट पॉलिटी में इन दोनों सोर्सेज का सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो बेसिकली हमको ज़्यादा कंटेंट नहीं पढ़ना है, इट इज़ मोर अबाउट द आउटकम, नंबर ज़्यादा अच्छे आने चाहिए। एंड पॉलिटी 125 नंबर का भी आता है, इसलिए थोड़े से ज़्यादा सोर्स पढ़ सकते हैं, बट गवर्नेंस एंड IR में इतना ही करना है, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर करंट अफेयर्स का देखें, तो पहली बात तो अगर थोड़ा ट्रेंड या PYQs देखोगे तो पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा रोल नहीं है करंट अफेयर्स का। काफ़ी चीज़ें अगर करंट आता भी है तो वो थोड़ा स्टैटिक से लिंक होके आता है, बट नो डाउट करंट आता है कुछ कुछ, जैसे फंडामेंटल राइट के साथ में किसी एक्ट का क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे DNA टेस्टिंग ऑफ चाइल्ड को आर्टिकल 21 से लिंक करके पूछा था, इस टाइप की चीज़ें। एंड देन IR में तो करंट आता ही है काफ़ी। इसके लिए वही है, कोई भी एक कंपाइलेशन ले लो, उसको थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, या फिर ट्रैकर प्रो भी पढ़ सकते हैं। ये ट्रैकर प्रो अतीश माथुर सर का है, एंड इसमें क्या करते हैं सर, न्यूज़पेपर वाले जो अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं उनको सिलेबस के कीवर्ड से टैग करके एक डॉक्यूमेंट, एक डेटाबेस में डाल देते हैं, तो उससे पढ़ना ट्राई कर सकते हो, मुझे अच्छा लगता है काफ़ी। बेसिकली इससे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। बाकी सिर्फ कंपाइलेशन पढ़ के भी हो जाएगा, क्योंकि एनीवे बहुत ज़्यादा रोल है नहीं करंट अफेयर्स का। कंपाइलेशन वही अपना विजन का देख सकते हो, या कोई भी देख लो। वैसे अतीश माथुर सर भी अगर कुछ कुछ ना पर्टिकुलर इस मीन्स के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो बताते हैं, उनसे भी काफ़ी कवर हो जाता है। नेक्स्ट अपन आते हैं आंसर राइटिंग पे। अब आंसर राइटिंग करनी कैसे? आंसर राइटिंग 3 स्टेजेस में करनी है हमको। एक है टॉपर कॉपीज़, एक है PYQ, एक है टेस्ट सीरीज़। अब जो टॉपर कॉपीज़ है, ये ऐसी चीज़ है कि हमको कॉन्टीन्यूसली देखते रहना है, जो भी हम आंसर लिखेंगे या जब भी लिखेंगे एक बार टॉपर कॉपीज़ भी देखनी है, बस चेक करने के लिए कि हम सही डायरेक्शन में हैं या नहीं। अब टॉपर कॉपीज़ इन लोगों की बेस्ट लगती है मुझे, और इनसे कॉम्प्रिहेंसिवली कवर भी हो जाएगा। आदित्य श्रीवास्तव सर हैं 2023 के टॉपर्स, ये सारे 2023 के टॉपर्स हैं। देन 2024 के टॉपर थे त्रिलोक सिंह सर थे, शक्ति दुबे मैम थी, मेधा आनंद की अच्छी है, ऐश्वर्यम प्रजापति मैम की अच्छी थी। इनकी टॉपर कॉपीज़ देख सकते हो, इनकी इनके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, प्लस जो विजन या फोरम के वेबसाइट्स होती है उन पे भी मिल जाएगी। अब इनको करना क्या है, हमको टॉपर कॉपी से हम 2-3 चीज़ें करेंगे। एक तो ये उनको देख के एनालाइज करना है कि इनका प्रेजेंटेशन कैसा है, किस टाइप के पॉइंट्स लिख रहे हैं, कितना वैल्यूडेशन कर रहे हैं। देन उसके बाद ये करना है हमको कि एक तो हम ब्रेनस्टॉर्म करेंगे उनके क्वेश्चंस को। एक बार ब्रेनस्टॉर्म किया, उसके बाद हमने देखा कि इन लोगों ने किस टाइप के पॉइंट्स लिखे हैं, हमसे कुछ मिस हुआ है क्या, या इनने क्या बेटर लिखा है। देन एक तो ब्रेनस्टॉर्म हो गया, एंड इसके बाद हम पूरे पूरे लिख भी सकते हैं, कुछ को कुछ पेपर्स लेके, या फिर लेट से
एक पेपर के कुछ क्वेश्चंस लेके लिख लो एंड उसके बाद सीधे सीधे कंपेयर कर लो। किसी भी टेस्ट सीरीज़ वाला जो तुमको फीडबैक देगा उससे काफ़ी बेटर होगा ये, तुम सीधे सीधे टॉपर के आंसर से कंपेयर कर रहे हो। देन हमको पी वाई क्यूज़ लिखने हैं। अब पी वाई क्यूज़ टॉपिक वाइज हो सकते हैं, ईयर वाइज हो सकते हैं। मैं ये प्रेफर करता हूँ कि लास्ट के 3-4 साल पेपर को छोड़ के जो बाकी पहले वाले पी वाई क्यूज़ हैं उनको मैं टॉपिक वाइज लिख लूँ, जिससे कि कंटेंट थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाएगा अच्छे से एंड जो लूप होल्स हैं या फिर जो ट्रेंड है वो थोड़ा पता चल जाए। इसके बाद जो बचे हुए लास्ट के 3-4 साल बचेंगे उनको हम एज अ प्रीवियस ईयर पेपर देंगे। इससे क्या होगा ना कि हम पूरा एग्ज़ाम माइंडसेट में आ जाएंगे कि पूरा पूरा पेपर कैसे सॉल्व करना है, पूरे पेपर की ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या थी, कभी एक टॉपिक डिफिकल्ट पूछा तो दूसरा सिंपल पूछा होगा, ओवरऑल बैलेंस रहता है, इस टाइप की चीज़ें। अच्छा, अब लिखने के बाद करना क्या है, जो भी मॉडल आंसर हैं उनसे चेक करना है हमको। उनसे चेक करके क्या होगा, एक तो कुछ हमने कुछ टॉपिक पढ़ा ही नहीं होगा या फिर वो पूरा टॉपिक हमको नहीं आता होगा तो वो उससे प्रिपेयर हो जाएगा। देन हमारे टॉपिक अंडरस्टैंडिंग में लूप होल्स कहीं होंगे अगर, वो ब्रिज हो जाएंगे। फिर कुछ अच्छे डायमेंशंस मिल जाएगी हमको, कुछ अच्छे फ्रेजेस मिल जाएंगे, कुछ अच्छे कीवर्ड्स मिल जाएंगे एंड वैल्यूडेशन भी मिलेगा जो भी है। अब मॉडल आंसर बेस्ट किस किस के हैं, एक तो ये अंडरस्टैंड यूपीएससी के बेस्ट लगते हैं मुझे। इसके पीडीएफ वाले भी हैं, अगर कहीं से मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो सत्यम सर ने एक बुक भी लॉन्च की है मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, वो भी काफ़ी बढ़िया है। विद इन वर्ड लिमिट में लिखी हुई है, हैंड रिटन अच्छे अच्छे आंसर्स हैं विद मोर देन इनफ वैल्यू एडिशन। अगर ये नहीं है तो ऑनली आई के तो फ्री में अवेलेबल हैं ही, इनके देख लो, इनके भी अच्छे आंसर हैं। नेक्स्ट या तो ये कर सकते हो कि चैट जीपीटी से ही पूछ लो, ये भी एटलीस्ट अपने वैल्यू एडिशन के टर्म्स में या फिर डायमेंशन के टर्म्स में अच्छा आंसर दे देगा। इसके बाद एक और चीज़ है, ये राइट स्मार्ट जो है शिवन सर का, ये अगर मैं ओवरऑल एज आंसर क्वालिटी बोलूँ तो उतना अच्छा नहीं लगता है मुझे, बट जो डायमेंशंस है इसकी, डायमेंशंस बढ़िया हैं, काफ़ी सारे डायमेंशन लिस्ट की हुई है सर ने, तो वो देख सकते हैं, तो उससे थोड़ा ईजी हो जाएगा, फ्रेमवर्क ईजीली बन जाएगा, डायमेंशंस याद आ जाएगी तो तेज़ भी लिख पाएंगे, उस टाइप की चीज़ के लिए थोड़ी सी हेल्प कर सकती है ये। अच्छा, तो बेसिकली ये सारा कितना कितना लिखना है, कब लिखना है, थोड़ा सा टाइम लाइन देख लेते हैं। जैसे टॉपर कॉपीज़ ना, मैं सजेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट 3-4 टॉपर कॉपी लेके उनके पूरे पूरे 20 क्वेश्चंस नहीं, 10-10 मतलब HLT टाइप लेके इतना तो एटलीस्ट लिख के कंपेयर कर लो। मतलब अराउंड 30-40 क्वेश्चन अगर हो जाएंगे ना टॉपर से कंपेयर तो बढ़िया हो जाएगा। देन PYQ तो हमको ऑलमोस्ट सारे ही लिखने हैं, बट इसमें हम उस टाइप के कुछ PYQ छोड़ सकते हैं जो एकदम रिपीटेड नेचर के हों, जो ज़्यादा ही रिपीटेड नेचर के हों, या फिर एकदम पर्टिकुलरली उस ईयर के करंट अफेयर बेस्ड हों। तो अगर 20 डेज़ के राउंड का प्लान बना रहे हो GS2 का, तो अगर डेली काम देखें तो मे बी 3 आवर कंटेंट पढ़ने में लग जाएंगे। देन अराउंड 1 आवर में हम थोड़े कितने 6-7 क्वेश्चन लिख सकते हैं, उसके बाद 2 आवर में इनको एनालाइज कर सकते हैं। ये जो एनालाइज पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग यही नहीं करते हैं, सबसे ज़्यादा नंबर यही चीज़ देती है, क्योंकि इससे ही तुम्हारा प्रेजेंटेशन भी इंप्रूव होगा, वैल्यूडेशन भी मिलेगा, देन बहुत अच्छी अच्छी कुछ डायमेंशंस भी मिलेगी, प्लस रिविजन तो होगा ही। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मिस मत कर देना। एक बार के लिए थोड़े से कम क्वेश्चन लिखोगे वो चल जाएगा, बट 1 घंटा ज़्यादा एनालिसिस को दे देना। अब इस सब का आउटकम क्या होगा, ये मैंने जो स्ट्रक्चर नोट्स लिख रखा है ये मैंने लास्ट वीडियो में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बट ये एक्चुअली में होता क्या है ना कि हम जो भी क्वेश्चन लिखेंगे, एक क्वेश्चन लिखा हमने 2 पेज में लिखा, ऐसे हमने लेट से 100 क्वेश्चंस लिख दिए। अब इनको हम रिवाइज कैसे करेंगे, मैं ये करता हूँ कि एक पेज लिया, इसमें क्वेश्चन लिखा, ये लिखने के बाद प्लस मॉडल आंसर से देखने के बाद जो भी एडिशन करना था वो करने के बाद जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी है, कुछ अच्छे डायमेंशंस लग गई, प्लस कुछ अच्छा डायग्राम लग गया, कुछ वैल्यूडेशन लग गया, इस टाइप की चीज़ें मैं एकदम ब्रीफ में लिख लूँगा। अब ऐसे एक पेज में 2 या 3 क्वेश्चन तो लिख ही सकते हो इजीली, तो बेसिकली अपने 100 क्वेश्चन 30-40 पेजेस में आ जाएंगे। एंड ये 30-40 पेज इतने ज़्यादा कंटेंट डेंस होंगे, प्लस सिर्फ रैंडम वैल्यूडेशन नहीं होगा, ये स्पेसिफिक टॉपिक एंड क्वेश्चन वाइज उसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी वो होगा। इसको अगर तुम GS अपने मेंस के पेपर के पहले भी देख के चले जाओगे तो काफ़ी बढ़िया नंबर आ जाएंगे, सीधे सीधे काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, प्लस वैल्यूडेशन दिमाग में रहेगा, किसी भी क्वेश्चन में लगा दोगे। तो वही है, इनमें अपने को डायमेंशन फ्रेमवर्क, एक मिनट,
डायमेंशन फ्रेमवर्क लिखना है, प्रेजेंटेशन बेसिकली क्या, डायग्राम क्या हो सकता है, फ्लो चार्ट क्या हो सकता है, उस टाइप की चीज़ें लिखनी है। देन जो भी इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन लगा वो लिखना है। ये नोट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब अगर मैं ये देखूँ टेस्ट सीरीज़ का क्या करना है। टेस्ट सीरीज़ वैसे तो ना इतनी चीज़ें करने के बाद ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बट अगर सच में जेन्युइनली ये दोनों चीज़ें कर रखी है, पहले कर रखी है, उसके बाद भी टाइम बचता है तो टेस्ट सीरीज़ पे जाना है। अब टेस्ट सीरीज़ के ना दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि थोड़ा सा हमको अगर कुछ लूप होल होगा हमारी प्रिपरेशन में तो वो पता चल जाएगा, इसके बाद भी रहा होगा तो वैसे तो नहीं रहेगा। सेकंड है थोड़े जो इस बार के करंट के क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे प्रिपेयर हो जाएंगे। जैसे स्पेशली जो आईआर के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो काफ़ी टेस्ट सीरीज से प्रिपेयर हो जाते हैं। बट टेस्ट सीरीज़ का मतलब ये नहीं है कि हमको इवैल्यूएशन वाली टेस्ट सीरीज़ लेनी है। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम एब्सोल्युटली ज़ीरो नीड है इस चीज़ की। तो वो पैसे वेस्ट करना ही है वो मत लेना। इसमें करना क्या है कि बेसिकली इसके क्वेश्चन लेके मॉडल आंसर लेके वो लिख के कंपेयर करना है हमको, जो हमने पहले पी वाई क्यू एंड टॉपर कॉपी से किया सेम वो चीज़ करनी है। एंड बहुत ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है, 2 या 3 पेपर लिख लेंगे हम अगर हर चीज़ के तो इनफ होता है ये चीज़, क्योंकि हमने ऑलरेडी आंसर राइटिंग काफ़ी कर चुके हैं पी वाई क्यूज़ और टॉपर कॉपीज से। अब ये शायद काफ़ी ज़्यादा लग रहा होगा कि इतनी सारी चीज़ें करनी है, बट बात ये है कि यही वो चीज़ है जो मार्क्स फैच करती है। कंटेंट पढ़ना उतनी ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि कई बार पढ़ने के बाद याद भी नहीं रहता है हमको, बट जो लिखेंगे ना वो याद रहता है हमको। एंड सेकेंड ये चीज़ है कि जो हम एनालाइज कर रहे हैं टॉपर कॉपीज से कर रहे हैं या फिर मॉडल आंसर से कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा कंटेंट डेंस है। तो इससे हमको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी, अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, अच्छा वैल्यूएशन मिलेगा, एंड वो हमारे मार्क्स में रिफ्लेक्ट करेगा फिर। एंड इन केस मैंने पहले भी ये पॉइंट बताया कि अगर ये ज़्यादा लग भी रहा है तो हमको ज़्यादा करना नहीं है, हमको एनालिसिस पे ज़्यादा ध्यान देना है। कम क्वेश्चन लिखेंगे चल जाएगा, आधे क्वेश्चन लिखो बट डबल एनालिसिस करो उसका, वो हेल्प करेगा एग्जाम में। अब नेक्स्ट मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ वैल्यूएशन किस टाइप का करना है आंसर में लिखते टाइम। ये ऑल दो हम मॉडल आंसर एंड टॉपर कॉपी से भी सीखेंगे, उनमें देख के भी मिलेगा, बट पहले से पता रहेगा तो पिन पॉइंट करके हम उन चीज़ों पर ध्यान देंगे। जैसे पॉलिटी का अगर देखें, पॉलिटिकल में आर्टिकल्स चाहिए। अच्छा, ये जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा इसके अलावा किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे चीज़ों से मैंने फ़िल्टर करके कंबाइन करके ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसके अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जजमेंट्स हो गए, कमिटीज़ हो गई, इंस्टीट्यूशन हो गई, बॉडीज़ हो गई, ये मैंने बताया था ना इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग जो पार्ट था उससे रिलेट होगा। देन कॉन्स्टिट्यूशन, मोरालिटी, वैल्यू, प्रिंसिपल। अब ये सब जो चीज़ें हैं ना ये हम टॉपिक वाइज करनी है हमको। जैसे जो आतिश माथुर सर के नोट्स हैं उसमें जो भी टॉपिक वाइज ये ऑलरेडी मेंशन होगी, बट जो नहीं है वो हम खुद से कर लेंगे। जैसे कोई भी एक पॉइंट आया तो हम उसमें कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी क्या है उसके पीछे की वो लिख सकते हैं, उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, या उससे रिलेटेड अगर किसी कमेटी ने कुछ बोला है तो हम वो लिख सकते हैं। देन गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस में अगर देखें तो इसमें इंपॉर्टेंट होती है बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, देन एग्जांपल्स, देन गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, फिर एथिक्स के जो वैल्यूज़ हो गए, हमारी प्रिंसिपल्स हो गए वो लिख सकते हैं। देन नई कुछ टेक्नोलॉजी आई ई गवर्नेंस में हम लिख सकते हैं उसको। देन डायग्राम एंड फ्लो चार्ट बनाना काफ़ी हेल्पफुल होता है इसमें। अगेन इंस्टीट्यूशन इसमें भी आएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन नहीं, ये सारी चीज़ें ही इसमें भी आएगी, क्योंकि कुछ भी गवर्नेंस वाली चीज़ है तो हो सकता है किसी फंडामेंटल राइट को इम्पेक्ट कर रहा हो तो हम वो आर्टिकल लिखेंगे। देन हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट निकाला हो उसके लिए वो लिखेंगे, जैसे विशाखा गाइडलाइंस आई थी सेक्सुअल हेरेसमेंट के लिए। देन इंस्टीट्यूशन क्या काम करते हैं, लेट्स से एनसीडब्ल्यू काम करता है वुमेन के लिए। देन आईआर में अगर देखिए तो आईआर में सबसे इंपॉर्टेंट होती है मल्टीपल डायमेंशन लिखना, यूनिट डायमेंशनल आंसर नहीं होना चाहिए। देन कीवर्ड्स कुछ अच्छे अच्छे एंड फ्रेजेस, एंड नेक्स्ट इज मैप होना चाहिए, जो भी रीजन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है अपना उसका मैप। अब ये करना कहाँ से, सोर्सेज क्या है, पहला तो वही जो हम कंटेंट जो पढ़ेंगे, एंड कंटेंट पढ़ने के साथ हम आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं वो भी इन टॉपिक्स की होगी, तो उससे काफ़ी चीज़ें हमको मिल जाएगी अच्छे से कंडेंस्ड फॉर्म में। देन वही कंटेंट के साथ में टॉपर कॉपीज तो थी ही, मॉडल आंसर भी थे। इसके बाद भी वैसे तो इससे काफ़ी हो जाएगा, बट अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम कुछ स्पेसिफिक टॉपर के नोट्स देख सकते हो एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, या फिर और इजी मेथड है चैट जीपीटी से पूछ लो, एक पर्टिकुलर टॉपिक देखिए इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, एक टॉपिक देखिए प्लस उसको बता देना कि इस टाइप की क्या चाहिए तुमको इनमें से, तो काफ़ी थोड़ा पिन पॉइंट करके मिल जाएगा। बट स्टिल इसकी ज़रूरत नहीं है, आई थिंक इन तीनों से ही काफ़ी इनफ हो जाएगा।
अब इसका करना क्या है, इससे वही एक डॉक्यूमेंट बना लो। वैसे तो हम जो स्ट्रक्चर नोट्स बनाए हमने उससे काफ़ी वैल्यूडेशन हो जाएगा हमारा सॉर्ट, बट स्टिल कुछ चीज़ों का डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डॉक्यूमेंट बना दिया, इंपॉर्टेंट जजमेंट का बना दिया, या इंपॉर्टेंट कमिटीज़, इस टाइप का डॉक्यूमेंट। इसके साथ में एक और डॉक्यूमेंट ये बना सकते हैं, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन का। इससे क्या होगा ना कि हर एक टॉपिक के लिए अगर इंट्रो कंक्लूजन लिखा होगा तो पहली तो स्पीड बढ़ेगी तुम्हारी, एंड आंसर स्टार्टिंग से ही बढ़िया लगेगा एंड एंड भी बढ़िया होगा, तो मार्क्स मिलने के ज़्यादा चांसेस होंगे। ये भी अगेन सेम सोर्सेस, इनसे ही मिलेगा ये सारी चीज़ें भी। तो ये नहीं सोचना है कि इसके लिए कहाँ जाऊँ, इसके लिए कहाँ जाऊँ। ये जो भी पहले हमने दो चीज़ें देखी है, आंसर राइटिंग की एंड कंटेंट की, सब कुछ यहीं से हो जाएगा, इसके अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक कुछ और पॉइंट्स बताता हूँ। ये तो हमने वैल्यूडेशन स्पेसिफिक देख लिया, ये सब होना चाहिए, बट कुछ प्रिंसिपल टाइप की वैल्यूडेशन है, जैसे कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो एक पॉइंट है हमारा, ये हम किसी भी पॉइंट में यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से गवर्नेंस का अगर कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो किसी और कंट्री में कुछ अच्छी प्रैक्टिस चल रही होगी, वो हम यूज़ कर सकते हैं, या किसी और कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अच्छा प्रोविज़न है, वो यूज़ कर सकते हैं हम। देन हमको सिर्फ गवर्नमेंट में फोकस नहीं करना है, जो सेकंड वाला पॉइंट था ना गवर्नेंस का, कोलोब्रेशन कॉपरेशन वाला, वो भी इंक्लूड कर सकते हैं कि हम कुछ भी क्वेश्चन आए हैं बट हम नॉन स्टेट एक्टर्स को भी दिखा रहे हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को भी दिखा रहे हैं कि कैसे वो लोग साथ में कॉपरेट करके एक प्रॉब्लम को एलिवेट कर रहे हैं। तो इससे हमारा आंसर थोड़ा ज़्यादा एनालिटिकल लगेगा, ज़्यादा होलिस्टिक और कंप्रेहेंसिव लगेगा। अच्छा, तो यहाँ अपना ख़त्म होता है ऑलमोस्ट सारी चीज़ें। कुछ टिप्स दे देता हूँ मैं बेटर यूटिलाइज़ करने के लिए सारी चीज़ों को। एक तो जो हम वैल्यूडेशन वाला डॉक्यूमेंट बनाएंगे ना, या जो स्ट्रक्चर वाले नोट्स थे, इनको डेली रिवाइज करना। जो भी ये 20-25 डेज तुम GS2 पढ़ोगे ना, इसमें डेली मॉर्निंग का हाफ एन आवर या 1 आवर लेके इसको रिवाइज करोगे डेली, तो एकदम टिप्स पर रहेगा, आंसर में जल्दी जल्दी आएगा। इसके लिए एक और चीज़ कर सकते हैं कि एक टेबल टाइप की बना सकते हैं, अगर ऐसे याद नहीं रह रहा हो ना, ऐसे रैंडमली वैल्यूडेशन लिखा हुआ, तो जैसे एक टॉपिक लिखा, उस टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल क्या है, उससे रिलेटेड एक दो जजमेंट्स क्या थे, कुछ अगर नया करंट आया उससे रिलेटेड लिख दिया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या डायमेंशन लगी वो लिख दी हमने, तो इससे मे बी थोड़ा लिंक होगा टॉपिक से, तो याद करना ईजी हो जाएगा। देन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेयर एक्ट है, उसकी लैंग्वेज एंड फ्रेजेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड बहुत मार्क्स फेचिंग भी होते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स की लैंग्वेज हो गई, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई, DPSP की लैंग्वेज हो गई, ये सीधे सीधे हम आंसर में यूज़ कर सकते हैं। देन इंटर लिंकेजेस का ध्यान रखना है, जैसे गवर्नेंस में एथिक्स का काफ़ी रोल होता है, देन सोशल जस्टिस में सोसाइटी का रोल होता है। जैसे सोशल जस्टिस क्या है ना कि सोसाइटल की जो प्रॉब्लम्स हैं हम उनको सॉल्व कर रहे हैं, बट सोसाइटी में हम क्या पढ़ते हैं कि सोसाइटी की प्रॉब्लम्स इन डेप्थ है क्यों, कैसे ठीक होगी, या उनका एनालिसिस जो होता है वो होता है। तो हम थोड़ा सा एक दो लाइन में अगर ये एनालिसिस लिख देंगे तो उससे हमारा आंसर थोड़ा बेटर हो जाएगा। देन इकोनॉमी का भी रोल होता है, सोशल जो भी स्कीम्स होती है वो बजट का पार्ट होती है, एंड इकोनॉमी काफ़ी इम्पेक्ट करती है उसको। देन IR में हम सिक्योरिटी का पार्ट भी लिख सकते हैं दो कंट्रीज़ के बीच में। देन साइंस एंड टेक भी आ सकता है, साइंस एंड टेक IR में भी आएगा, गवर्नेंस में भी आएगा। देन एक और पॉइंट ये है कि जो PSIR के कुछ टॉपर्स हैं, जैसे मैंने कुछ टॉपिक्स कुछ बताए थे, कुणाल रस्तोगी सर थे, ये PSIR के टॉपर थे। इस टाइप के कुछ लोगों की अगर कॉपीज़ देखोगे ना, तो उनकी कॉपीज़ में कुछ अच्छे अच्छे थिंकर्स मिलेंगे, अच्छे कोट्स मिल सकते हैं, कुछ अच्छा एनालिसिस मिल सकता है जो एक ऑप्शन वाले स्टूडेंट को आता है। वो सब चीज़ें हम सीधे सीधे कॉपी कर सकते हैं हमारे आंसर में, तो बेटर एनालिटिकल आंसर हो जाएगा। एक लास्ट टिप ये है कि जब भी आंसर लिखना स्टार्ट करो ना, तो उससे पहले थोड़े से हमारे ओल्ड आंसर को रिविजिट कर लेना, कभी छोड़ना मत उनको। इससे क्या होगा ना कि हेड स्टार्ट मिल जाएगा। हेड स्टार्ट मिल जाएगा कि हमको ऑलरेडी पता है कि हमने किस टाइप की चीज़ें लिखी थी, थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगी किस टाइप के डायमेंशंस लिखता था, किस टाइप की वैल्यूडेशन लिखता था। तो उससे कॉन्फिडेंस आएगा पहले तो कि अच्छा, तो इतना तो लिखा ही हुआ है, चलो इसके ज़्यादा अच्छा कर लेंगे अब। तो ये बिल्डअप माइंडसेट जो होता है ना, कि हमको स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना है, बट ऑलरेडी जो करा हुआ है उस पर बिल्ड करना है हमको, उस पर बिल्ड करके बस एक एवरेज नंबर से 125 तक जाना है हमको। तो ये बिल्डअप माइंडसेट से ईजिली हो जाएगा। फिर ये फील होगा कि इतना ज़्यादा नहीं है करने के लिए, ऑलरेडी हम काफ़ी आ चुके हैं रास्ते में, थोड़ा सा एक पुश की ज़रूरत है बस। सो दिस वॉज अ डिटेल्ड एंड ऑनेस्ट लुक एट GS2, सिर्फ बुक्स एंड सोर्सेज के टर्म्स में नहीं, बट एक्चुअली मार्क्स कैसे मिलेंगे। सो इफ दिस वीडियो हेल्प यू, स्टे विद द सीरीज। सो द गोल इज सिंपल,
रैंडमनेस रिड्यूस करनी है, रिपीट मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, एंड आई वांट टू सेव द ईयर्स दैट आर लॉस्ट इन ट्रायल एंड एरर। अब जिनको नहीं पता है, दिस इज़ एक्चुअली माई जर्नी टू गेट अ टॉप रैंक दिस ईयर। जो भी मैं शेयर कर रहा हूँ वो मैं खुद भी फॉलो कर रहा हूँ। ये बेसिकली कोई कोचिंग का प्रमोशन नहीं है, ये एकदम ऑनेस्ट एडवाइस है जो मुझे बेस्ट लगती है, इतने ओवर द ईयर्स मुझे समझ आई है। अब ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है, मैं डिलेमा में था कि और वीडियोस डालनी या नहीं, बट अब रिजॉल्व हो गया है। एंड एनीवे ज़्यादा लोग देख भी नहीं रहे हैं तो चल, कंपटीशन वाला भी फैक्टर नहीं है। तो व्हाट्स नेक्स्ट, सबसे पहले GS4 देखेंगे। लास्ट वीडियो में भी हमने प्लान में डिसाइड किया था। मेरा GS2 ऑलरेडी काफ़ी हो चुका है कवर, तो मैं नेक्स्ट GS4 से स्टार्ट करूँगा। नेक्स्ट वीक प्रॉबेबली इसकी वीडियो आ जाएगी। अब आगे की सारी वीडियोस में एकदम मेरा जो भी प्लान की टाइमलाइन है उसके अकॉर्डिंग ही शेयर करूँगा, तो लेट नहीं होगी आगे की वीडियोस, तो साथ में फॉलो कर सकते हो। एंड अगर GS2 हो जाता है एंड थोड़ा टाइम रहता है तो आई वुड सजेस्ट कि GS4 भी कर लो प्री के पहले, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा अगर 2 GS वो भी 2 एंड 4 हो जाएंगे तो। इसके बाद एक वीडियो आएगी प्रीलिम्स के प्लान की, ये मार्च फर्स्ट वीक में आएगी। जिनको नहीं पता है, मैंने 23, 24, 25 में रिपीटेडली प्रीलिम्स क्लियर किया है तीनों बार, एंड वो भी मिनिमल रिसोर्सेज से, बट 100% इफेक्टिवनेस से। मुझे हर बार पता होता था कि क्लियर हो जाएगा, तो काफ़ी टाइम टेस्टेड प्लान है। अच्छे से डिटेल में बताऊंगा मैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड मार्च में ही करेंगे क्योंकि वही ऑप्टिमल टाइम होता है करने का। इसके साथ में लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ा सा बताया था कि GS1 का कुछ पार्ट हम प्रीलिम्स के साथ करेंगे, वो भी इंक्लूड कर दूंगा उसमें। अब ये जो प्लान होगा, इस प्लान में मैं मेजरली सारी चीज़ें बता दूंगा कि एक्चुअली में प्रीलिम्स क्लियर करते कैसे हैं। उसका एक जो मेजर पार्ट होगा वो होगा एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन की वीडियो में मिड अप्रैल में थोड़ा डालूंगा, क्योंकि यही टाइम होता है जब हम पूरा एग्ज़ाम माइंडसेट में आने लगते हैं। अब ये जो वीडियो होगी ये बेयरली कोई 4-5 रूल्स वाली नहीं होगी कि मैं रूल्स बता दिया वो जाके तुम फॉलो कराओ, क्योंकि फिर वो अप्लाई होता नहीं है, ना ही कॉन्फिडेंस आता है। ये एक्चुअली में मेटा एनालिसिस की वीडियो होगी, PYQs की, कि बेसिकली तुम खुद से एनालिस करके ये रूल्स बना कैसे सकते हो। एंड अगर खुद से रूल्स बनाए होंगे तो कॉन्फिडेंस भी आएगा, प्लस अप्लाई भी होंगे एग्ज़ाम में, कितना ही प्रेशर आ जाए फिर। तो ये दोनों चीज़ें मिला के प्रीलिम्स हो जाएगा क्लियर, डरने की ज़रूरत नहीं है उससे। एंड लास्ट, एग्ज़ाम अप्रोच। थोड़ी सी एग्ज़ाम में बेसिकली किस टाइप से पेपर सॉल्व करना है, किस टाइप से मे बी CSET में थोड़ा ध्यान कैसे देना है, प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहे हैं तो उस टाइप से कैसे करना है, एलिमिनेशन से डरना कैसे नहीं, एलिमिनेशन अप्लाई कैसे करना है, उस टाइप की चीज़ें ये मई में आ जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, keep your preparation honest, structured, and deliberate. And let's get a rank this year.